बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी, लेक्चर नंबर पता नहीं कौन सा, पार्ट नंबर 2 है आज का, और डे 2 ऑफ ग्रैंड रिवीजन सेशन चैप्टर नंबर 7 का आगाज़ करते हैं। चैप्टर नंबर 7 बेसिकली आपका है परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पार्ट 2। परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पार्ट 2 के अंदर सबसे पहले वो आपसे कह रहा है कि ज़रा मुझे ये बताऊँ मैं आपको कि कौन कौन कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर सकता है। तो वो कह रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट को प्रोमिसर खुद भी परफॉर्म कर सकता है, बता दे खुद। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, प्रोमिसर हिमसेल्फ। अगर प्रोमिसर चाहे तो अपने एजेंट के थ्रू भी कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करवा सकता है। ठीक है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर सकते हैं अगर कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिक नेचर का नहीं है, या अदर कॉम्पिटेंट पर्सन। प्रोमिसर हिमसेल्फ कैसे, कि मैं खुद गया और हाफिज़ अमान को अपनी घड़ी दी और इससे पैसे ले लिए, या मैंने हसन फुरकान को अपना एजेंट अपॉइंट किया और मैंने अपनी घड़ी हसन फुरकान के हाथ हाफिज़ अमान को भिजवा दी। लीगल रिप्रेजेंटेटिव, मेरा एक लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, उसने मेरे ब्याह पे कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर दिया। या अदर कॉम्पिटेंट पर्सन, मेरे पास स्टॉक खत्म हो गया था, मैंने समीउल्लाह को कॉल की, तुम्हारे पास स्टॉक पड़ा हुआ, उसने बोला उधर भी पड़ा हुआ है, तो समीउल्लाह ने मेरे ब्याह पे माल उठा के हाफिज़ अमान साहब को भिजवा दिया। बात समझ आ रही है? ये तो हो गई कि परफॉर्म कौन कौन कर सकता है। प्रोमिसर खुद भी कर सकता है, ठीक है। नंबर 2, लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी कर सकता है। अगर प्रोमिसर डाई हो गया यानी कि मर गया बिफोर दी फुलफिलमेंट। अच्छा, कहता है कि रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रॉमिस अनलेस कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफाइज अदरवाइज। ठीक है जी। अच्छा, अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया कि अगर मैं मर गया तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं आएगा, तो बस फिर ठीक है, फिर नहीं आएगा। हु में परफॉर्म फर्स्ट, देखो सबसे पहले तो बाय डिफॉल्ट क्या हो सकता है, बाय डिफॉल्ट 2 चांसेस होते हैं कि या तो खुद करे या तो अपने एजेंट के थ्रू करवा दे, दोनों एक्सेप्टेबल हैं। ठीक है, हो सकता है कि वो अदर कॉम्पिटेंट पर्सन के थ्रू भी करवा दे, तो कोई इसमें नंबरिंग नहीं है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और अगर मर जाए तो फिर लीगल रिप्रेजेंटेटिव, लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हो कि नहीं अदरवाइज लीगल रिप्रेजेंटेटिव नहीं करेगा, तो फिर आप लीगल रिप्रेजेंटेटिव से परफॉर्मेंस नहीं ले सकते। ठीक है, और लायबिलिटी लिमिटेड होती है टू द एक्सटेंट ऑफ द डिजीज वैल्यू डिजीज के स्टेट की वैल्यू। बात समझ आ रही है? यानी कि मरने वाला जायदाद छोड़ के 10 लाख रुपए की, कॉन्ट्रैक्ट था 15 लाख रुपए का या 12 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट था, तो वो टू दी एक्सटेंट ऑफ 10 लाख रुपए अपनी परफॉर्मेंस को फुलफिल करवा सकता है, 2 लाख रुपए नहीं। ठीक है, क्यों? क्योंकि मरने वाले की जो जायदाद में पैसे थे वो सिर्फ 10 लाख रुपए थे। ठीक है जी, आ जाओ। कह रहा है अदर कॉम्पिटेंट पर्सन, प्रोमिसर में एम्प्लॉय अदर कॉम्पिटेंट पर्सन इफ प्रोमिसी एक्सेप्ट्स कैन नॉट इन्फोर्स अगेंस्ट द प्रोमिसर। अगर प्रोमिसर ने कहा ठीक है हाँ मैं समीउल्लाह से चेयर एक्सेप्ट कर लेता हूँ, और अगर समीउल्लाह से उससे चेयर एक्सेप्ट कर ली, तो अब वो मुझे नहीं कह सकता कि यार नहीं आपसे परफॉर्मेंस मांगी थी ना आप दो, उसने दे दी वो बात अलग है, लेकिन आपसे भी लूँगा, तो ऐसा नहीं कर सकता। डन। अच्छा, डिवोल्यूशन ऑफ ज्वाइंट लायबिलिटीज़, ये कॉन्सेप्ट बहुत अहम है, ये कॉन्सेप्ट बहुत अहम है और ये आपके साथ बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। ज्वाइंट एंड सेवरल लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, हम पार्टनरशिप इंशाल्लाह पढ़ेंगे और कॉन्ट्रैक्ट में परफॉर्मेंस वाला पार्ट पढ़ रहे हैं, तो इसमें आपको एक चीज़ याद रखने की बहुत ज़रूरत है कि पार्टनर्स आर जॉइंटली एंड सेवरली लायबल। ठीक है, ये जॉइंटली भी लायबल हैं और सेवरली भी लायबल हैं। लायबल बोल रहा हूँ, क्या हो गया ज़बान को, लायबल है। ठीक है, अच्छा, यानी कि ये अकेले अकेले अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में भी लायबल हैं और सब साथ मिलके एक साथ भी लायबल हैं। ठीक है, अच्छा, वो कह रहे हैं कि डिवोल्यूशन किस तरह से होगी इसकी, कौन कौन परफॉर्मेंस करेगा, किस किस तरह से करेगा। सबसे पहले वो कहता है कि ऑल द प्रोमिसर्स विल परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट इफ़ ऑल आर अलाइव। ठीक है, मिसाल के तौर पे मिस्टर ए ने, मिस्टर बी ने, मिस्टर सी ने, तीनों ने मिलके एक कॉन्ट्रैक्ट किया। ठीक है, तीनों ने मिलके एक कॉन्ट्रैक्ट किया, किससे? एक गेमिंग जोन के ओनर से, एक गेमिंग जोन के ओनर से, मिस्टर एक्स से, कि जनाब हम आपके गेमिंग जोन में PS5 देंगे 50 के करीब और टीवी देंगे हम कोई 50 के करीब। ठीक है, ये हमारा क्या है आपसे वादा। तो दे आर प्रोमिसर्स एंड गेमिंग जोन वाला मिस्टर एक्स इज प्रोमिसी। वो कह रहा है कौन परफॉर्म करेगा, कह रहा है कि ए, बी और सी तीनों मिलके परफॉर्मेंस देंगे। ठीक है, अगर तीनों जिंदा हैं। कहता है कि अगर तीनों में से अल्लाह ना करे कोई मर गया, ठीक है, लेट से मिसाल के तौर पे ए मर जाता है, तो अब कौन फुलफ़िल करेगा? बोला कि ए का जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो करेगा, और बी करेगा, और सी करेगा। ठीक है, अच्छा, वो कहता है कि सर्वाइविंग प्रोमिसर्स एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिसीज प्रोमिसर्स जॉइंटली। ठीक है, केस नंबर सी, वो कहता है कि भाई व्हाट इफ़ के सारे जो हमारे ओरिजिनल ओनर से वो मर गए, तो फिर क्या होगा? तो भाई इसका भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव आएगा, इसका भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव आएगा और इसका भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव आएगा और परफॉर्मेंस देगा। ठीक है, अगर तीनों एक ही हादसे में शिकार हो गए। बात समझ आ रही है? क्या है बात क्लियर है? आगे बढ़ जाते हैं। ये पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया।
तीन पार्टनर्स हैं, हम्म, सी पार्टनरशिप में सी का शेयर कम इन दो को होता है ठीक है। और लायबिलिटी तो 50 मिलियन। तो फिर जितना शेयर था पार्टनरशिप में उतनी लायबिलिटी आएगी। तो ये दो पार्टनर्स में मर्डर दो मर गए तो फिर दोनों के लीगल रिप्रेजेंटेटिव और ये बंदा पूरा। नहीं तो उसकी जो वो जायदाद है वो कम हो। तो फिर जो, हाँ, आगे आगे हम पढ़ेंगे तो फिर अगला बंदा लायबल, अगला बंदा बेयर करेगा। ठीक है। तो जैसे ये एक और सवाल आया ना हरीफ का, वो कह रहे हैं ए बी और सी हैं, सी इंसॉल्वेंट हो गया, आप क्या करेंगे? तो ए और बी बेयर करेंगे। ठीक है, चलो। जॉइंट एंड सेवरल लायबिलिटी। जॉइंट एंड सेवरल लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्या है कि पार्टनर जॉइंटली भी और अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में भी लायबल होते हैं। बोलो लायबल, बोलो लायबल होते हैं। चलो। प्रोमिसी कैन कंपेल एनी वन और मोर प्रोमिजर्स टू परफॉर्म द होल प्रोमिस। ठीक है, यानी कि ए बी सी अगर प्रोमिजर्स थे और एक्स और वाई अगर प्रोमिजीज थे, तो कह रहा है कि प्रोमिजी कैन कंपेल एनी वन, इससे भी परफॉर्मेंस ले सकता है, इससे भी ले सकता है, इससे भी ले सकता है। ठीक है, प्रोमिजी कैन कंपेल एनी वन। ठीक है, किससे ले सकते हैं? किसी भी एक से ले सकते हैं। बात समझ आ रही है? डन। चलो आगे बढ़ते हैं। राइट टू क्लेम कंट्रीब्यूशन। कह रहे हैं जॉइंट प्रोमिजर्स की कंट्रीब्यूशन कैसे होगी? ईच प्रोमिजर्स कैन कंपेल इक्वल्स टू कंट्रीब्यूट इक्वली अनलेस कॉन्ट्रेरी इंटेंशन अपेयर्स फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट। पढ़ लो एग्जाम्पल। कह रहे हैं आजम बाबर एंड सकलैन जॉइंटली प्रॉमिस करते हैं, आजम बाबर सकलैन जॉइंटली प्रॉमिस करते हैं कि दावर को 3,000 रुपये देंगे। सकलैन इज़ कंपेल्ड टू पे द होल। दावर ने बोला भाई आप तो छोड़ो, इसकी मुझसे पुरानी टसल है, तू बेटा मेरे पैसे पूरे वापस कर, शाबाश। ठीक है, तो सकलैन को कंपेल कर दिया गया कि वो पूरे पैसे दे दे। आजम इंसॉल्वेंट हो गया, आजम तो केस से फारिग हो गया, बट हिज एसेट्स आर सफिशिएंट टू पे 1/2 ऑफ इट्स डेट। अगर मुझे बताओ 3,000 रुपये का उधार था, तो हज़ार था, वो कह रहे हैं इससे 500 रुपये निकाले जा सकते हैं सिर्फ। ठीक है, इससे सिर्फ 500 रुपये निकाले जा सकते हैं। अच्छा, सकलैस इन इज इंटाइटल टू रिसीव 500 फ्रॉम आजम स्टेट। अब देखो 500 इसको आजम के स्टेट से मिल जाएगा। एंड 1250 फ्रॉम बाबर। अब 1250 बाबर से कैसे, मुझे बताओ बताओ। 3,000 का उधार था। ठीक है, आजम से कितने निकल सकते हैं? 500। कितने बचे? 2500। अब जो बाकी दो हैं वो क्या करेंगे? इक्वल बांटेंगे, तो 1250 मिलेगा उससे। क्लियर है? चलो। शेयरिंग ऑफ लॉस बाय डिफ़ॉल्ट इन कंट्रीब्यूशन। वो कह रहे हैं डिफ़ॉल्ट हैंडलिंग बाय जॉइंट प्रोमिसर्स। ये वाले जो कॉन्सेप्ट है ना बेसिकली चैप्टर नंबर 7 के, ये पार्टनरशिप में बेहद काम आएंगे। तो पार्टनरशिप हमारा यूँ निकलेगा, तीसरे में तुम, चौथे में तुम। ठीक है, हाँ। वो कह रहा है कि डिफ़ॉल्ट हैंडलिंग बाय जॉइंट प्रोमिसर्स। इफ़ वन प्रोमिसर डिफ़ॉल्ट्स ऑन कंट्रीब्यूशन, अगर एक प्रोमिसर कंट्रीब्यूशन करने में डिफ़ॉल्ट कर जाए तो फिर रिमेनिंग प्रोमिसर क्या करेंगे? बेयर करेंगे इन इक्वल प्रोपोर्शन। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है जी। इफेक्ट ऑफ रिलीज ऑफ वन जॉइंट प्रोमिसर। ये कह रहा है जनाब ए है, बी है, सी है और इन्होंने एक एक्स से लोन लिया हुआ है। ठीक है, कहाँ से आवाज़ आ रही है ये? हम्म, क्यों, क्या मतलब? कह रहा है कि आजम बाबर एंड सकलेन आर अंडर जॉइंट प्रॉमिस टू पे दावर 3,000। सकलेन अनेबल टू पे एनीथिंग। आजम बाबर सकलेन, हज़ार हज़ार हज़ार, यही बंदा था ना इनका। सकलेन से कुछ नहीं आ सकता। अब क्या है? अब 3,000 रुपये इन दोनों ने मिलकर पे करना है। ठीक है, तो ये दोनों आते थे, पे करेंगे। इफेक्ट ऑफ रिलीज ऑफ वन जॉइंट प्रोमिसर। कह रहे जनाब ए है, बी है, सी है। ए बी सी ने मिलके मिस्टर एक्स से लोन ले लिया। मिस्टर एक्स ने कहा यार आप दोनों तो बहुत अच्छे हो, आप दोनों को मैं कुछ नहीं कहता, इसको मैं नहीं छोड़ूंगा, तू देख, अब तू देख, इससे सारे पैसे निकलवा लिए। ठीक है, अगर इससे सारे पैसे निकलवा लिए तो मुझे एक बात बताओ, क्या ये जो ए और बी हैं क्या ये बरी ज़िम्मा हो गए? नहीं, सी की नज़र में बरी ज़िम्मा हो गए। सी चाहे तो सू करे सिर्फ, एक्स चाहे तो सू करे सिर्फ सी को, ए और बी को ना करे। लेकिन ये जॉइंटली एंड सेवरली लायबल हैं, यानी कि आपस में भी एक दूसरे को लायबल हैं। तो अगर सारा का सारा अमाउंट सी ने पे कर दिया है तो इनको चाहिए कि इंसानियत के तकाजे को मलूज़े खातिर रख के सी को कम्पनसेट कर दें। बात समझ आ रही है? ओके। अब कुछ रूल्स आ रहे हैं रिगार्डिंग जॉइंट प्रोमिसर्स एंड जॉइंट प्रोमिसीज। ठीक है, ये किताब में आप कैसे नहीं लिखे हुए, लेकिन चूंकि हम कल से कोशिश कर रहे हैं कि टेबल बना के
कुछ आप लोगों की ज़िंदगी आसान कर सकें, तो इसी के लिए मैं आपकी ज़िंदगी यहाँ पे आसान करने आ गया हूँ इंशाल्लाह। ठीक है, ओके। परफॉर्मेंस वाले क्वेश्चन में सबसे बड़ा चैलेंज क्या आता है? परफॉर्मेंस वाले क्वेश्चंस में सबसे बड़ा चैलेंज ये आता है कि 2 या 2 से ज़्यादा प्रोमिजर्स होते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा प्रोमिजीज होते हैं, तो समझ नहीं आता कि कॉन्ट्रैक्ट कौन परफॉर्म करेगा। जैसे लेट से मिसाल के तौर पे यहाँ है मिस्टर ए है, ठीक है, मिस्टर बी है, मिस्टर सी है, ये प्रोमिजर्स हैं, ये एक्स और वाई हैं, ये प्रोमिजीज हैं। अब कॉन्ट्रैक्ट कौन परफॉर्म करेगा? क्या ए करेगा, क्या बी करेगा, क्या सी करेगा, या दोनों करेंगे, तीनों करेंगे? और परफॉर्मेंस किसको देंगे? क्या एक्स को देंगे या वाई को देंगे या दोनों को देंगे? और अगर दूसरा रुख देखूं तो चलो मिसाल के तौर पे पैसों की मिसाल ले लेते हैं ना, वो आसानी से समझ आएगी। 10,000 रुपये का उधार लिया हुआ है ए बी सी ने एक्स वाई से। अब ये 10,000 रुपये का उधार की जो परफॉर्मेंस है, यानी कि जो देना है, चाहे एक्चुअल हो चाहे एडेंटेड हो, ये कौन देगा? ए देगा, बी देगा, सी देगा। अच्छा, फिर एक्स को देंगे या वाई को देंगे? और अगर दूसरे रुख से देखूं तो ये 10,000 रुपये कौन मांगेगा? एक्स मांगेगा या वाई मांगेगा या दोनों मांगेंगे? मांगेंगे किससे? ए से मांगेंगे, बी से मांगेंगे, सी से मांगेंगे? अब तुम लोगों को तो आंसर पता है, मुझसे पढ़े हो तुम लोग, ठीक है, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ा वो बड़ा ना कंफ्यूज हो जाएंगे इसमें, क्योंकि उनकी केस स्टडी गलत ही इस वजह से होगी क्योंकि ये रूल याद नहीं होंगे। अगर रूल याद कर लोगे ना, केस ना यूँ निकलेगा, ऐसे निकलेगा। ठीक है, चलो आओ। कह रहे फर्दर रूल्स रिगार्डिंग जॉइंट प्रोमिजर्स एंड जॉइंट प्रोमिजीज। ठीक है, ये आपकी किताब में ऐसे नहीं लिखा हुआ, अगेन रिपीट कर रहा हूँ, ये आपने कॉपी कर लेना है या स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है, और इसको याद कर लेना है। अच्छा, सबसे पहली चीज़ क्या आ रही है? सबसे पहली चीज़ मेरे पास आ रही है जनाब इसके अंदर के अरे भाई साहब, हाँ, सबसे पहली चीज़ जनाब इसमें आ रही है हु कैन परफॉर्म। परफॉर्मेंस कौन देगा? परफॉर्मेंस कौन देगा? तो याद रखो, जो परफॉर्मेंस देने वाली चीज़ है ना, तो परफॉर्मेंस सारे प्रोमिजर्स मिलके देंगे। यानी कि हमारे केस में ए बी सी है ना, तो ए बी सी तीनों मिलके परफॉर्मेंस देंगे। फिर अगला सवाल आ रहा है कि परफॉर्मेंस किसको दी जाएगी? तो परफॉर्मेंस किसी को भी दी जाती है। हाँ भाई शकूर भाई, दुकान पे दोनों भाई बैठे हो? नहीं यार, छोटा नहीं है, मैं बैठा हूँ। चलो ठीक है, मैं माल देने के लिए आ रहा हूँ। तो दोनों का होना ज़रूरी नहीं है, दोनों का होना ज़रूरी नहीं है, किसी भी एक को परफॉर्मेंस दी जा सकती है। ये क्लियर है? चलो, हु कैन डिमांड, यार पैसे दे दो यार माल भिजवा दो यार। हु कैन डिमांड, दोनों मिल के बोलेंगे, दोनों मिल के डिमांड करेंगे। ऑल द प्रोमिसर्स विल डिमांड। हुम टू डिमांड, किसी को भी पकड़ा जा सकता है, आइदर और ऑल दी प्रोमिसर्स। डन। अच्छा, गोल्डन रूल टू रिमेंबर क्या है? अगर इसको किसी को याद नहीं हो रहा तो याद रखो, सब्जेक्ट कैन नॉट बी सेपरेटेड बट ऑब्जेक्ट कैन बी सेपरेटेड। इस पर हमने बड़ी लंबी डिस्कशन की रेगुलर क्लास में। अब तो चूंकि इतना टाइम नहीं डिस्कशन करने का, तो मैं समराइज करता हूँ अपनी बात को। मैंने कहा गोल्डन रूल ये है कि सब्जेक्ट सेपरेट नहीं हो सकता, ऑब्जेक्ट सेपरेट हो सकता है। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट याद रखो, एक्शन करने वाला, फर्स्ट मूव देने वाला, फर्स्ट मूव लेने वाला। अगर मैं यूँ बोलूँ कि फर्स्ट मूव यहाँ पे कौन दे रहा है, लेट से परफॉर्मेंस देने की बात हो रही है, तो सब्जेक्ट सेपरेट नहीं हो सकता। परफॉर्मेंस देने की बात हो रही है, साथ परफॉर्मेंस देनी है। अगर मैं यूँ कहूँ परफॉर्मेंस लेने की बात हो रही है, यार माल भिजवाओ ना, यार कहाँ रह गया माल, चलो ज़रा पैसे ला के दो मुझे, मेरे वापसी, पैसे रिटर्न करो, माल रिटर्न करो। अब ये जो एक्शन हो रहा है, फर्स्ट मूव हो रहा है, तो ये क्या है? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट सेपरेट नहीं होगा, यानी कि दोनों ने मिलकर करना है। एंड ऑब्जेक्ट कैन बी सेपरेटेड, द वन रिसीविंग द बेनिफिट कैन बी सेपरेटेड, दे कैन एक्ट जॉइंटली और इंडिविजुअली। किसी को समझ आ तो अच्छी बात है, नहीं समझ आता, मुश्किल लगता है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। आपने ये चीज़ को अपने जहन में हिफ्ज़ कर लेना है इंशाल्लाह। ठीक है, कर सकते हो आप याद, ठीक है, मैं तो आपको समझा दिया। चलो जी, अच्छा, इसकी फर्दर मिसालें देख लो। ये बनी हुई इलस्ट्रेशन मैं इससे और रिपीट कर देता हूँ। ये ए बी और सी कौन है? जॉइंट प्रोमिजर्स। एक्स और वाई कौन है? प्रोमिजीज। 50 PS5, 50 TCL के 42 इंच वाले LED TV की बात हो रही है। ठीक है, केस नंबर 1, हु कैन परफॉर्म। ए बी और सी ने मिलकर परफॉर्म करना है। परफॉर्मेंस किसको देनी है? एक्स को या वाई को या दोनों को दे सकते हो। ठीक है, हु कैन डिमांड, कौन डिमांड करेगा? दोनों मिलकर डिमांड करेंगे। परफॉर्मेंस किससे लेनी है? ए बी सी या किसी से भी। डन। यही चीज़ यहाँ पे रिपीट हो रही है, ठीक है, और ये चीज़ यहाँ रिपीट हो रही है। चलो बता दो, एग्जाम्पल कर लो। ए बी सी डिसाइडेड टू सप्लाई गेमिंग चेयर्स टू मिस्टर डी एंड मिस्टर ई फॉर द इनॉग्रेशन ऑफ गेमिंग जोन। क्वेश्चन, हु विल सप्लाई दिस गेमिंग चेयर? लिख के बताओ। हाँ, कौन सप्लाई करेगा?
चलो, हु विल डिमांड फॉर दीज गेमिंग चेयर्स? डी एंड या और? एंड कितने लोगों को लगता है? दोनों हो सकते हैं सर, क्योंकि ऑब्जेक्ट है। ओके, चलो, ओके। रूल्स रिगार्डिंग टाइम एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस। रूल्स रिगार्डिंग टाइम एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस कह रहा है अगर टाइम एंड प्लेस स्पेसिफाई हुई भी है तो फिर क्या होना चाहिए? उसी टाइम पे उसी स्पेसिफाइड प्लेस पे परफॉर्मेंस को होना चाहिए। अगर मैंने कहा कि 3 बजे ARTT आके परफॉर्मेंस दे देना तो वो 3 बजे आके ARTT ही परफॉर्मेंस देगा, ठीक है। इफ़ टाइम इज़ नॉट स्पेसिफाइड इन द कॉन्ट्रैक्ट तो क्या करना चाहिए? रीजनेबल टाइम। अक्लमंदी का तकाजा तो यही कि पूछ लेना चाहिए भाई किस टाइम ला के दूँ, ठीक है, या किस जगह ला के दूँ, बात समझ आ रही है? वरना फिर रीजनेबल टाइम या बिजनेस आवर्स डिपेंड करता है। इफ़ प्लेस इज़ नॉट स्पेसिफाइड तो फिर क्या करना चाहिए? पूछना चाहिए ना, पूछना चाहिए ना पहले कि यार कहाँ ला के दूँ, लेकिन पब्लिक स्पेस में ना हो, ठीक है। अब ये नहीं कि प्लेस स्पेसिफाइड नहीं था कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, उसने बोला हाँ कहाँ हो, हाँ भाई गडानी के समंदर में नहा रहा हूँ, ले आओ चेयर, ले आओ, पूरा ट्रक यहाँ भिजवा दो, तो क्या गडानी के समंदर पे वो जाके परफॉर्मेंस देगा? नहीं देगा ना, बात समझ आ रही है? अब ऐसा थोड़ी है कि वो गडानी समंदर पे नहा रहा है और वो बोले यार नहीं मैं तो बोला था ला के दो, आपने नहीं लिया, आपने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, क्या वो लायबल होगा? नहीं, क्यों? क्योंकि पब्लिक प्लेस था। डन। टाइम एंड प्लेस इज स्पेसिफाइड इन द कॉन्ट्रैक्ट तो उसी टाइम पे करना होगा। टाइम इज नॉट स्पेसिफाइड तो भाई फिर विद इन अ रीजनेबल टाइम एंड ऑन अ वर्किंग डे करना होगा। रीजनेबल टाइम भी होना चाहिए और वर्किंग डे भी होना चाहिए। रीजनेबल टाइम डिपेंड करता है ईच पर्टिकुलर केस पे। पढ़ लो एग्जाम्पल एक। दोस्तों ऑनलाइन वाला समझ आ रहा है? लिख के बताओ सब, सब साथ हो यहाँ तक? चैप्टर नंबर 6 खत्म हो चुका है और 7। सर प्लेस सुनसान तो नहीं होगी ना? नहीं बेटा सुनसान नहीं होगी, तुम सेफ रहोगे इंशाल्लाह। जी बिल्कुल ऐसा ही है। कुछ कुछ आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। डन है? चलो, अगर प्लेस स्पेसिफाइड नहीं है तो प्रोमिसर मस्ट आस्क फॉर कंफर्मेशन ऑफ द डिलीवरी प्लेस। प्रोमिस स्पेसिफाई करेगा प्रॉपर प्लेस, जैसा कि वेयर हाउस, पब्लिक स्पेस नहीं होगा। बुशरा सीन हारू, अच्छा समझ आ रहा है, चलो ग्रेट। और प्रॉपर प्लेस डिपेंड करता है ईच पर्टिकुलर केस में। डन है? किसी को कोई मुश्किल? तुम लोगों के लिए मैं ये काम भी कर दूंगा आज इंशाल्लाह, जब हमारी वर्कशॉप खत्म हो जाएगी ना तो मैं इस पूरे का PDF, ये पता है कितने पेजेस का बनेगा? करीब करीब वो 229 पेजेस का ये पूरा PDF दे दूंगा, जिसमें चैप्टर नंबर 2 से लेकर 2, 3, 4, 5, फिर 6, फिर वो होगा 8, 9, 10, फिर 6, 7 और फिर 11 से लेकर 15, वो पूरे तुम्हारे पास PDF होंगे। तुम चाहो तो उसको अलग अलग कर सकते हो, लेकिन अगर किसी ने बोला कि सर चैप्टर वाइज अलग कर देना, बहुत मारूंगा, ठीक है? तो इतनी मेहनत खुद कर लेना। हाँ कर दें तो अलग अलग कर लो उसको खुद ही, नहीं कर सकते? स्प्लिट नहीं कर सकते फाइल को? इतना नहीं आता? सर अगर एक परफॉर्मेंस डिमांड करे तो नई डिमांड साथ ही करनी है ना, ये तो आके सवाल करेगा आपसे। आपने बोला है नहीं भाई इनवैलिड डिमांड है इनकी, साथ डिमांड करनी है, ठीक है? बढ़ जाऊँ आगे। कह रहे हैं फेलियर टू परफॉर्म एट अ फिक्स टाइम। देखो हो सकता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्मेंस हो ना वो उस पर्टिकुलर टाइम पे जो फिक्स किया गया है उस पर ना हो पाए, ठीक है? समीउल्लाह क्या देख के मुस्कुरा रहे हो मोबाइल में? सर अहमद को देख के मुस्कुरा रहे हो? अहमद रजा पूछता है आज कौन कौन से चैप्टर होंगे? बेटा आज होगा रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है, और ट्रांसप्लांट का एक चैप्टर है वो पढ़ेंगे, और आखिरी चैप्टर पढ़ेंगे हम ओपन हार्ट सर्जरी का। शर्म नहीं आ रही सवाल पूछते हुए? चलो, फेलियर टू परफॉर्म एट अ फिक्स टाइम। जब परफॉर्मेंस होनी थी एक मखसूस टाइम पे और उस टाइम पे परफॉर्मेंस नहीं हो सकी तो फिर क्या होगा? तो फिर देखा जाएगा कि क्या टाइम बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट था कॉन्ट्रैक्ट का या टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट नहीं था कॉन्ट्रैक्ट का। इसको लॉ की ज़बान में क्या कहते हैं कि टाइम एसेंस था या टाइम एसेंस नहीं था। अगर टाइम एसेंस था तो फिर कॉन्ट्रैक्ट विल बी वाइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द अग्रीव पार्टी।
और अगर टाइम एसेंस नहीं था तो फिर कॉन्ट्रैक्ट विल नॉट बी वाइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ अगेंस्ट पार्टी। जैसे मिसाल के तौर पे बर्थडे का अस्तगफिरुल्लाह केक बनवाना था। अच्छा, अस्तगफिरुल्लाह केक क्यों, क्योंकि वैसे बर्थडे नहीं होना चाहिए। तो बर्थडे का केक बनवाना था। अब जब बर्थडे का केक बनवाना था, ठीक है, तो टाइम एसेंस था या नहीं था? था ना। तो क्या नहीं क्या कर रहा है? ठीक है, ठीक है। तो टाइम तो एसेंस है ना, लेकिन फिर भी लोगों के लिए, ठीक है, हराम काम में भी लोगों के लिए टाइम एसेंस होता है, ठीक है। अच्छा, कॉन्सर्ट था, उस कॉन्सर्ट के अंदर अस्तगफिरुल्लाह क्या करनी थी? लाइटें लगानी थी। अब अगर उस कॉन्सर्ट में उस टाइम पे वो लाइट्स ना लग सकें, स्टेज सेट ना हो सके, तो क्या टाइम एसेंस था या नहीं था? था, बिल्कुल था। इसी तरह से एक्सपोर्ट ऑर्डर हो गया, कोई सेरेमनीज वगैरह हो गई, तो कह रहा है कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट फेलियर हो गया, फेलियर टू परफॉर्म एट अ फिक्स टाइम हो गया और टाइम एसेंस था, ठीक है, तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा, कह रहा है कॉन्ट्रैक्ट बिकम वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द प्रोमिसी। प्रोमिसी कैन सू फॉर डैमेजेस ड्यू टू फेलियर टू परफॉर्म ऑन टाइम। डैमेजेस के लिए सू भी किया जा सकता है। सर व्हाट इफ़ बर्थडे आज हो और वो पहले यानी यस्टरडे केक डिलीवरी करने की ऑफ़र दे, तो नहीं भाई, बासी हो जाएगा ना यार। तो टाइम एसेंस है ना, आपको उसी टाइम पे परफॉर्मेंस देनी है। टाइम एसेंस के अंदर ना मैं मंदी हाउस की बड़ी तारीफ़ करता हूँ कि वो टाइम एसेंस का बड़ा ख्याल रखता है। यानी कि जब भी मैंने उनको ऑर्डर दिया ना मंदी हाउस पे, डिलीवरी का ऑर्डर दिया, और मैं यूँ कहूँ कि यार 5:15 पहुँच जाए, तो 5:15 पहुँच जाता है, ठीक है। नहीं, मैंने बता दिया ना, यकीन कर लो, प्रूफ क्यों करूँ मैं तुम्हें, ठीक है। इसी तरह से ब्रॉडवे भी है। ब्रॉडवे से मुझे उम्मीद नहीं थी हालांकि, ठीक है, क्योंकि पिज़्ज़ा डिलीवरी में आगे पीछे हो जाता है, लेकिन उसमें लिखा हुआ था डिलीवरी टाइम 30 मिनट्स। तो घर के पास ही तो है हमारे, वहाँ पे है अभी भी या नहीं है? है ना, अभी भी है, कॉन्टिनेंट के सामने, हाँ। तो वहाँ से मैंने घर वालों के लिए ऑर्डर किया, यहाँ बैठ के 30 मिनट का टाइम आ रहा था, तकरीबन 23वें 24वें मिनट में पहुँच चुका था घर पे। तो सर आप सबकी फ्री प्रमोशन करते रहते हैं। नहीं यार, फ्री प्रमोशन नहीं कर रहा, मैं तो बता रहा हूँ कि यार जो अच्छा काम करता है उसकी तारीफ़ करनी चाहिए, ठीक है। चलो यार आ जाओ, देखो हम ना अचानक आता है, कहीं से भी आता है, बात समझ आ रही है? ओके। अच्छा सर, मटन रोस्ट की भी रिकमेंडेशन दे दें। यार मटन रोस्ट का नाम नहीं लो, मुझे ना पेशावर याद आता है। मैंने पेशावर जाना था पिछले साल ना, तो अब्दुल्ला मलिक है ना, वो वाइटलिटी वाला, वो हमारा बड़ा अच्छा दोस्त है, तो उसने इवन रेस्टोरेंट भी बुक करवा लिया था पेशावर में मेरे लिए, और मैं नहीं जा सका इन टाइम पे। वो धरना हो गया डी चौक पे, हाँ, खिलजी रात वाला। हमारा बड़ा अच्छा दोस्त है यार, हमारा भाई है। उसका और मेरा ना FR2 रह गया था, तुमने साथ पढ़ा था सितंबर 21 में। हाँ जी, कहाँ चलें? चल वे पेशावर, तो मैं छोड़ के आ जाऊँगा अब्दुल्ला के पास। चलो, अगर टाइम एसेंस नहीं है कॉन्ट्रैक्ट में तो फिर क्या होगा? बोलो। कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल नहीं होगा। मिसाल के तौर पे मैंने इसको यूँ कहा कि यार मुझे ना चेयर्स बेचने के लिए जो है वो चाहिए, अभी मेरा गेमिंग जोन खुलने वाला है, तो एक काम करूँ, उस गेमिंग जोन के बराबर में ना मेरा एक चेयर का स्टोर भी है, गेमिंग चेयर्स में उसके बराबर में बेचूँगा। तो यूँ कहो कि 3 बजे तक माल पहुँचा देना, ठीक है, 14 अगस्त को 3 बजे पहुँचा देना। अच्छा, इसने कहा ठीक है, 14 अगस्त को 3 बजे पहुँचा दूंगा। 15 अगस्त को 3 बजे ला के दे रहा है। टाइम एसेंस था? नहीं था, कोई मसला नहीं है, एक आध दिन माल डिले हो गया, तो क्या कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल होगा? नहीं, ठीक है। फिर क्या होगा? कह रहा है प्रोमिजी इज इंटाइटल टू कंपनसेशन फॉर द लॉसेस ओनली इफ द प्रायर नोटिस ऑफ इंटेंशन वॉज गिवन, ठीक है। अगर मेरी इंटेंशन थी कि ये फेलियर टू परफॉर्म एट स्पेसिफिक टाइम होगा और मैं इसको सू करूँगा, तो मैं इसको नोटिस दे रहा हूँ। अगर मेरी नीयत थी तो बस फिर मैं कंपनसेशन क्लेम करूँगा, नहीं करूँगा। मैं समराइज कर देता हूँ कि फेलियर टू परफॉर्म एट स्पेसिफिक टाइम में 2 सिचुएशन आएगी कि टाइम एसेंस था, टाइम एसेंस नहीं था। अगर टाइम एसेंस था तो कॉन्ट्रैक्ट बिकम वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ अग्रीव पार्टी, ठीक है। और अगर टाइम एसेंस नहीं था कॉन्ट्रैक्ट के अंदर तो फिर कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वॉइडेबल, कंपनसेशन आप क्लेम कर सकते हो ओनली इफ इट वाज स्टेटेड एट द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मेशन। बात समझ आती है? स्पेशल के लिए, क्योंकि ऑर्डर ही तो होता ही है, ऑर्डर ही तो होता ही है ना। लिखो ना लिखो सर, इस एग्जांपल को दोबारा बता दें, टाइम एसेंस किस तरह नहीं था। भाई कोई मसला नहीं ना, माल में एक आध दिन ऊपर नीचे हो जाता है डिलीवरी के अंदर, कोई मसला नहीं, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन हाँ, अगर मैं इसको यूँ कहता कि तुमने मुझे ला के देना है और मैंने आके एक्सपोर्ट करना है, मेरा बड़ा एक ऑर्डर है, तो फिर टाइम एसेंस हो जाता, ठीक है। इफेक्ट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ डिलीट परफॉर्मेंस, कह रहा है कि अगर एक बंदे ने परफॉर्मेंस को डिले कर दिया और आपने उसकी डिलीट परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट कर लिया, अगर एक बंदे ने परफॉर्मेंस में देने में डिले कर दिया और आपने उस डिले को एक्सेप्ट कर लिया,
तो बस फिर क्या होगा, वो कह रहा है इफेक्ट ऑफ एक्सेप्टेंस और डिलेड परफॉर्मेंस, कॉन्ट्रैक्ट इज अवॉइडेबल ड्यू टू प्रोमिसर्स फेलियर टू परफॉर्म ऑन टाइम, लेकिन प्रोमिसी क्या कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है। तो फिर अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया ना उसका कॉन्ट्रैक्ट, तो फिर आप कंपनसेशन डिमांड नहीं कर सकते। एक्सेप्शन क्या है, अगर प्रोमिसी नोटिस दे दे ऑफ इंटेंशन टू क्लेम कंपनसेशन। बात समझ आ रही है कि यार देखो मैं तुम्हारी डिलेड परफॉर्मेंस एक्सेप्ट तो कर रहा हूँ, लेकिन बेटा मैं कंपनसेशन दूंगा, तो फिर ले सकता है। ठीक है, ओके, कितना रह गया मेरे भाई, 4 स्लाइड्स और हैं, क्या बात है, कैसा पता 4 स्लाइड और हैं, अच्छा इसके बाद भी है, ठीक है, ओके। ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस, पुराना देखिए क्या बात है। चलो, ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस, कह रहे हैं रेसिप्रोकल प्रॉमिस क्या होता है। रेसिप्रोकल प्रॉमिस का मतलब होता है वो प्रोमिसेस विच फॉर्म कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, यानी कि एक हाथ से दो एक हाथ से लो। मेरा प्रॉमिस कि मैं आपको घड़ी दूंगा, आपका प्रॉमिस आप मुझे पैसे दोगे, ये क्या है, रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस। एक हाथ से दो और एक हाथ से ले लो। एवरी कॉन्ट्रैक्ट हैज़ रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस एक्सेप्ट एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन, और ये एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन क्या होता है, ये बखूबी हम पढ़ चुके हैं कल। ठीक है, चलो, रूल्स रिगार्डिंग परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस, कह रहे कुछ प्रॉमिस ऐसे होते हैं जो कि बिल्कुल साइमल्टेनियस होते हैं, जिसे मैं कहता हूँ म्यूचुअल एंड कॉन्करेंट। यार ये आवाज़ कहाँ से आ रही है ठोका बेटी की, बराबर में कहाँ, ग्राउंड में हो रहा है। चलो, कुछ परफॉर्मेंस होती है साइमल्टेनियस परफॉर्मेंस, जिसे हम कहते हैं म्यूचुअल एंड कॉन्करेंट। अच्छा, कुछ होती हैं फिक्स्ड ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस, जिसे मैं कहता हूँ म्यूचुअल एंड डिपेंडेंट, यानी कि पहले एक काम होगा उसके बाद दूसरा वाला काम होगा। ठीक है, कुछ ऐसे होते हैं कि जिसमें ऑर्डर फिक्स नहीं होता, म्यूचुअल एंड इंडिपेंडेंट, तो फिर नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन पे डिपेंड करता है। कुछ होते हैं लीगल एंड इलीगल, लीगल इलीगल को हम कल ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आ जाओ, साइमल्टेनियस परफॉर्मेंस, म्यूचुअल एंड कॉन्करेंट, प्रॉमिस मस्ट बी परफॉर्म्ड साइमल्टेनियसली। ये कौन से कॉन्ट्रैक्ट है जिनको आपने साइमल्टेनियसली परफॉर्म करना है। कह रहा है नो परफॉर्मेंस रिक्वायर्ड इफ अदर पार्टी इज नॉट रेडी एंड विलिंग। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल, अली अग्रीज टू पे बिलाल फॉर अ लैपटॉप व्हेन इट इज डिलीवर। उसने बोला यार आप ज़रा लैपटॉप डिलीवर करवा दो, मैं आपको पेमेंट हाथ के हाथ कर लूँगा। तो अली पेमेंट कब करेगा, जब लैपटॉप की डिलीवरी हो जाएगी। फिक्स्ड ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस, म्यूचुअल एंड डिपेंडेंट, प्रोमिसेस मस्ट बी परफॉर्म इन स्पेसिफाइड ऑर्डर। मैंने कहा मेरे 4 कमरे पेंट कर दो, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। अगर वो पैसे पहले मुझे मांगना शुरू कर दे एडवांस में कि यार नहीं अभी से पैसे दो फिर पेंट करूंगा, तो क्या ये माना जाएगा, नहीं माना जाएगा। नो परफॉर्मेंस रिक्वायर्ड इफ अदर पार्टीज फेल टू परफॉर्म। ठीक है, अहमद अग्री टू पेंट हसन हाउस, हसन ने अग्री किया कि जब पेंटिंग कंप्लीट हो जाएगी। अहमद इज नॉट रिक्वायर्ड टू पेंट इफ हसन रिफ्यूजेस टू पे आफ्टर कंप्लीशन। बात समझ आ रही है। चलो, इंडिपेंडेंट ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस, म्यूचुअल एंड इंडिपेंडेंट, ये क्या है जनाब, वो कह रहा है जैन अग्री टू डिलीवर गुड्स टू उमर एंड उमर अग्रीज टू पे फॉर द गुड्स। अब ऑर्डर स्पेसिफाई नहीं है, तो नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन क्या रिक्वायर करती है, पहले माल डिलीवर होगा उसके बाद क्या होगा, पेमेंट हो जाएगी। बहुत आसान सी चीज़ है ये, तो कोई मुश्किल ही नहीं है। चलो, एग्जाम्पल एक और आ रही है, हसन प्रॉमिसेस टू डिलीवर आइदर लीगल सॉफ्टवेयर और पायरेटेड सॉफ्टवेयर टू उस्मान। उस्मान कैन ओनली डिमांड दी लीगल सॉफ्टवेयर एज द इलीगल ऑप्शन कैन नॉट बी इन्फोर्स। ये एग्जाम्पल सुनी नहीं लग रही कल वाली, हाँ जी, चैप्टर नंबर 4 में पढ़ी थी। क्लियर है, सब मेरे साथ हो, पक्की शक्की बात है। चलो, आखिरी स्लाइड, वो कह रहा है प्रोमिसी का निगलेक्ट या रिफ्यूज़ल डिस्चार्ज बाय अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। ये पढ़ी हुई बात लग रही है, वैसे नहीं पढ़ी पहले। कॉन्ट्रैक्ट बिकम वॉइडेबल, डैमेजेस क्लेम होते फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड कंपनसेशन फॉर वर्क ऑलरेडी परफॉर्म। क्वांटम मेरिट, कह रहे हैं जितना काम आपने कर लिया था उतनी कंपनसेशन आप डिमांड कर सकते हो, इसे हम कहते हैं क्वांटम मेरिट। पढ़ लो एग्जाम्पल, डन सी ना, तो किसी और को भेज देगी। दिस इज बिजनेस। चलो जी, इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 7 का सफ़र यहीं ख़त्म होता है।
आप ऑनलाइन वाले ज़रात से या रिकॉर्डिंग वाले ज़रात से मुलाकात होती है अगली वीडियो में।